आशुतोष जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा फ्लैशबैक में आपको। एक संसद का सत्र चल रहा है, 2019 का वक्त है, लोकसभा चुनाव होने से पहले एक आखिरी संसद का सत्र चल रहा है। नेताजी भी मौजूद हैं, मोदी जी भी मौजूद हैं। नेताजी एक किस्म का बहुत ही विनोदी स्वभाव के साथ अपना जो उनका अंदाज़ है, एक आशीर्वाद देते हैं कि सारे लोग, मैं चाहता हूँ सारे सदस्य जीत के दोबारा आ जाएं। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने भी बड़ा बढ़िया सदन चलाया, आप भी जीत के दोबारा सदन में आ जाएं। और एक कुछ दिनों पहले का एक सीन है कि अखिलेश जी गए कहीं पे चुनावी सभा में हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि उनसे पूछा जाता है कि बड़ा ज़ोर है इस बार, क्या चुनावी माहौल में क्या कहेंगे बनारस को लेके। तो वो कहते हैं हाँ, आदमी आखिरी समय में यहीं रहना चाहता है। तो एक जो समाजवादी धारा शुरू होती है लोहिया से और मधु लिमय और नेताजी जैसे लोगों से होते हुए अखिलेश यादव तक आती है, उसमें इतना विचलन क्यों? जो ऐसी बात कही जा रही है, एक बड़ा अच्छा संसदीय परंपरा होती थी, बहस मुबाहिसे होते थे, लेकिन एक जो न्यूनतम कहा जाता था शालीनता या न्यूनतम एक डिसेंसी बनी रहे, उसमें इतना बड़ा ये गिरावट इतनी बड़ी कैसे? नहीं, देखिए, एक तो जैसे कि आपने नेता की बात करी और हम लोग बोलते हैं कि इसीलिए उनका नाम धरती पुत्र था। जी। और मुझे लगता है कि ये आप लोकसभा के उस सदन की बात कर रहे हैं जिसमें अगर सबसे वरिष्ठतम लोगों में नाम लिया जाए तो नेताजी वहाँ पर थे और एक आशीर्वाद के तरीके से ये शब्द बोला गया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसमें उन्होंने ये बात बोली कि एक पिता जो है वो कह रहा है कि हम लोग हार जाएं, क्योंकि उस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही बड़ा गठबंधन, महागठबंधन बना था। तो उस समय भी सवाल भारतीय जनता पार्टी की सोच पे उठा था कि वो राजनीति करने के लिए इतने बड़े देश के इतने बड़े नेता को इस तरीके से वो हास्यास्पद वाली बातें करते हैं। और अभी 2 दिन पहले भी देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस समय चुनाव में है और खासकर विपक्षी पार्टी अपनी पूरी ताकत लगाता है। जी। जब ये सवाल पूछा गया पत्रकार ने कि लगातार मोदी जी क्यों हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वे किसी के दुर्भाव से कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए। उन्होंने कहा कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। आप इसका मतलब समझिए, ये 13 दिसंबर का बयान है। 13 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 जनवरी से 13 फरवरी, 13 फरवरी से 13 मार्च, 17 मार्च 2017 को सरकार आई थी। ठीक 3 महीने बाद इस यहाँ पे नई सरकार आएगी। इसका मतलब ये राजनीतिक एक बढ़िया सा एक कटाक्ष था कि जब आप अपनी राजनीति, अपनी सरकार के अंतिम समय में हो तो बाबा विश्वनाथ के धाम में जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। लेकिन आपने किस कॉन्टेक्स्ट में लेके गए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बात का बतंगड़ बनाना जानती है। जब उनसे महंगाई की बात करो तो राम मंदिर की बात करते हैं। जब उनसे महिला सुरक्षा की बात करो तो वो रसोई गैस की बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से बातों को डाइवर्ट करो, मुद्दों से हटाओ और दिन भर मीडिया के थ्रू उसको फैलाना, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। सवाल का जवाब नहीं देते हैं कि हमारी बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार क्यों हुआ। रात के 2 बजे एक बच्ची के साथ बलात्कार होकर पेट्रोल पे कैसे जला दी गई। एक व्यक्ति जो योगी जी का मॉडल देखने गोरखपुर गया था, जो अपने आप को कहता था मैं योगी जी से बहुत प्रभावित है, उसको गोलियों से भून दिया गया वहाँ की पुलिस ने। क्यों उत्तर प्रदेश का आईपीएस जो है वो गिरफ्तार है? क्यों अजय मिश्रा टेनी, जिसने एसआईटी कह रही है, वो आज पद पे है? इन सब के सवाल से भागने के लिए इस तरीके की बातों का बतंगड़ बनाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। कहते हैं कि राजनीति के अपराधीकरण की बात हो रही है और आशुतोष जी कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। थोड़ा सा एक बार फिर से आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2017 के चुनावों की तैयारी हो रही हैं, चल रही हैं, समाजवादी पार्टी में भी आत्ममंथन का दौर चल रहा है और यही वो दौर था जब शायद अखिलेश जी के परिवार में तनाव की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगी थीं। तो एक वो दौर था जब उस समय मुख्तार अंसारी को पार्टी में लाने की बड़ी कवायद चल रही थी। कहा जा रहा था ख़ास तौर से शिवपाल जी की ओर से। अंतिम समय में अखिलेश जी ने विरोध किया और वो उस हिस्सा नहीं बन पाया उस गठबंधन का। लेकिन इस बार जब ओम प्रकाश राजभर आपके साथ आ गए हैं, फ़िलहाल करंट स्टेटस कम से कम यही है कि वो आपके साथ हैं और राजभर जी ने ये एक ऐलान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ से भी कहेंगे मुख्तार अंसारी के लिए वो सीट छोड़ देंगे। तो ऐसे में जब राजभर जी आपकी गठबंधन का हिस्सा हैं, आप इसे कितना अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हैं कि मुख्तार अंसारी या ऐसे जिन पे आपराधिक छवि के आरोप हैं, उनकी ऐसी छवि रही है, उन्हें कैसे दूर रखेंगे आप या क्या कर रहे हैं इसके लिए?
देखिए, एक बार अभी एडीआर ने एक बड़ा अच्छा सर्वे किया है कि अगर आप अच्छी छवि के हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो आपके जीतने के चांस 20% हैं, और भारतीय जनता पार्टी से अगर आप लड़ते हैं तो जीतने के चांस 21% हैं। अगर आप अपराधी छवि के हैं तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, आपके जीतने के चांस इन दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए, समाज में इस बात पे गहन अध्ययन होना चाहिए कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, और ये बानगी अखिलेश यादव ने 2017 में दिखाई थी, और इस बात पे वो आज तक स्टैंड करते हैं, कोई भी बात हो। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी प्रत्याशी को लेने से परहेज करेगी, और नई हवा, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा है, इसका नारे का ध्येय यही है। जहाँ तक ओपी राजभर की बात है, उन्होंने कहा था अगर वो चाहेंगे कहीं भी किसी भी पार्टी से लड़ना चाहेंगे तो इस पर एक बार बात होगी, क्या वो वाकई इस बात को करना चाह रहे हैं या फिर उन्होंने किसी और बात पे बोल लिया। दूसरी बात, इस बात को हम ये भी मानना चाहते हैं कि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो वैसे भी वो चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं है तो इस देश के कानून में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब तक किसी चीज़ के ऊपर हम पुख्ता तौर से उस पर कन्विक्टेड न करते तब तक ये कहना कि वो अपराधी है, मुझे ये शब्द भी अपने आप में गड़बड़ लगता है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कम से कम 50 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर चल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री के ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरीके तो भारतीय जनता पार्टी के तो आधे से ज़्यादा एमएलए लड़ ही नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना चाहिए कि इसकी लीगैलिटी क्या है और इसके तथ्यात्मक तरीके क्या हैं। आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी के हम जो हैं ये अपराधीकरण नहीं हो जाते, और ये वही चीज़ें हैं जो एक तरीके से प्रोजेक्ट माफ करते हैं। करिएगा, रोकना चाहूँगा आपको। आपने कन्विक्शन की बात कही, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जब एक पिछले ही चुनावों में, इसी राज्य के चुनावों में, जब आपने नैतिक कारणों से उसी शख्स को वो अपने गठबंधन का हिस्सा ना माना हो, इस बार आप कन्विक्शन वाली बात का अगर वो कन्विक्शन वाली बात का उदाहरण देके उनको अगर अलाउ करते हैं अपने गठबंधन से, तो कितना नैतिक तौर पे कितना सही होगा? नहीं, देखिए, उसमें अलाउ करने की बात ही नहीं है। उनके भाई को हमने पार्टी में ज्वाइन कराया जी। और ये बात खाली उस बात पे नहीं थी। अगर आप उसके तह में जाएंगे, 2017 में और भी वजह थी जिसकी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसको रोका था। तो उसके तह में आप जाइए, सिर्फ एक यही वजह नहीं थी कि उनके ऊपर केस लगे थे, कुछ और भी चीज़ें थी जो उस समय फिजिबल नहीं लग रही थी। और उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय अखिलेश यादव ने कहा था कि ये पार्टी फिलहाल ज्वाइन नहीं करेंगे। उस समय कौमी एकता दल का विलय भी एक बहुत बड़ा चीज़ थी जिसको रोकी गई थी। चुनाव लड़ना ही बड़ी चीज़ नहीं थी। तो मेरा ये पर्सनल मानना भी है कि अपराधीकरण रुकना चाहिए। वो किस स्तर पे रुकता है, कैसे रुकता है, लेकिन उसकी भी लीगैलिटी है। अगर आप कल को ये कह दें कि मेरे ऊपर केस है और कोई 4 आदमी मुझे राजनीतिक कर दे और मैं कल को पॉलिटिक्स ही ख़त्म कर दूंगा, तो ये गलत है। उसके लिए न्यायपालिका है, उसके लिए पूरा सिस्टम है, वो उसको दोषी करेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये अभी भी क्लियर है कि जो कन्विक्टेड है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो बिल्कुल नहीं लड़ाएगी, समाजवादी पार्टी भी नहीं लड़ाएगी, ना उसके गठबंधन दल लड़ाएंगे। उसमें कोई दूसरी थॉट्स की बात ही नहीं है। एक सवाल और आशुतोष जी करेंगे आपसे कि इस बार उत्तर भारत के 2 बड़े राज्य जहाँ पे जातिगत जनगणना की काफ़ी बात हो रही है, पड़ोसी राज्य अगर बिहार की बात करें तो वहाँ जो मुख्य विपक्ष है और मुख्यमंत्री वो एक मंच पे आ गए, इसी मुद्दे को लेके प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की उन्होंने। लेकिन इस बार अखिलेश जी भी इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठा रहे हैं अपनी राजनीतिक रैलियों में, चुनावी सभाओं में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में। तो क्या लगता है आपको कि एक तरफ तो उन्होंने एक किस्म का कह रहे हैं कि वायदा कर रहे हैं एक तरीके से, अगर सरकार आपकी आती है आप लोगों की तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन वही एक आपके पिछले कार्यकाल के अंतिम दोनों दिनों की एक तस्वीर भी है जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अखिलेश यादव पे उन दिनों आरोप लगता है कि इस प्रदेश के 56 एसडीएम हैं वो यादव समाज से आते हैं, और अखिलेश जी एक लिस्ट लेके आए हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसकी सफाई दे रहे हैं। तो इस तरह का ये विरोधाभास, अगर वो गलत भी थी बात तो क्यों उसकी सफाई देने की ज़रूरत पड़ी, और फिर अब आप जब इस बार वायदा कर रहे हैं जातिगत जनगणना, कैसे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं यही कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने का काम करती है। आज तक वो लिस्ट नहीं पब्लिक डोमेन में आई जिसमें 83 में से 56 यादव एसडीएम थे। वो एक फेक लिस्ट थी, और कई चैनलों ने, कई पत्रिकाओं ने इसको कहा ये एक फेक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की बनाई गई थी। अब आप उस चीज़ का मोटिव समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के पहले इस बात की फेक लिस्ट बनाई किसने?
ये तो पक्का है कि ना कांग्रेस ने बनाई होगी, ना समाजवादी पार्टी ने बनाई होगी, ना बहुजन समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। उस समय के उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी कौन थे? वही हमारे माननीय तड़ीपार गृह मंत्री। उनके पास ये दिमाग कहाँ से आया कि एक समाज में एक ऐसी फेक न्यूज़ बनाओ जिसमें ये दिखाओ कि अखिलेश यादव ने 83 में से 53 यादव एसडीएम बनाए। अंततः ये झूठ निकला ना, लेकिन जनमानस को उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अखिलेश यादव एक जाति विशेष के नेता रह गए हैं, और यही झूठ परोस के उन्होंने मुस्लिमों पे टारगेट किया जो हमारे अभिन्न भाई हैं, और इसके बाद किसी तरीके से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करके चुनाव जीत पाए। क्योंकि हमारे प्रदेश की जनता भोली है, इमोशंस में आती है। लेकिन आज जब इस बात की स्थिति हो रही है, 2019 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में खड़े होकर इस बात का आश्वासन दिया था कि जातिगत जनगणना के आंकड़े हमारे पास 2011 वाले हैं, 2021 में हम फिर से जातिगत जनगणना करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे? जातिगत जनगणना का मतलब कभी नहीं होता है कि हम सिर्फ पिछड़ी जाति का या मुस्लिम जाति का या दलित जाति का करें। जातिगत जनगणना का मतलब यह है कि सवर्ण जाति कितनी है, उनकी स्थिति क्या है। कभी कभी कई ऐसी जातियां हैं जिनको हम गिन भी नहीं पाते हैं। जब आपको ये नहीं पता है कि आपके घर में खाने वाले लोग कितने हैं, लेकिन खाने को आप खाना बनाने को तैयार हैं, तो आपके पास मुश्किलात आती हैं। आपको स्ट्रेटजी पॉलिसी नहीं बना पाते हैं, स्ट्रेटजीज नहीं बना पाते हैं। इसलिए माननीय अखिलेश यादव ने कहा था कि जो 1931 में जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े आज के समय में 2021 में बेमानी हैं। अगर आज सामाजिक संरचना को आप सही तरीके से आप सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, तो आपको जातिगत जनगणना पड़ेगी। और मुझे लगता है कि शायद कल की रैली में उन्होंने पहला स्टेटमेंट भी दिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आज की इस मुलाकात का मेरी ओर से अंतिम प्रश्न आशुतोष जी, बड़ा आपने समय दिया हमें और बड़ी बेतकल्लुफ़ी से जवाब दिए सारे सवालों के। आप खुद एक डॉक्टर हैं, ख़ास तौर से कोविड का समय चल रहा है, सेकेंड वेव के दौरान आप खुद बहुत सक्रिय रहे सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों के ज़रिए। एक ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर जताया जा रहा है। ऐसे में एक आरोप लगता है आप लोगों पे कि आप लोग उतना ज़मीन पे सक्रिय नहीं रहे। आपका चाहे सरकार पे सवाल उठाने की बात हो या निजी तौर पे लोगों की मदद करने की बात हो, अखिलेश यादव को लेकर खुद आरोप लगाया जाता है कि वो देश से बाहर चले गए थे। और फिर आप वही पार्टी हैं जिनके आदर्श रहे। लोहिया जी ने कभी कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी वो पार्टी बने जो भले पिटती रहे लेकिन डटी रहे। क्या कहेंगे? देखिए, आपने अपने वक्तव्य में पहले ही बोला कि आपके ऊपर आरोप लगा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी इन तरीके की बातों को बनाने में बहुत तेज है। ये कैसा आरोप है? अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पे नहीं थी तो कौन था? और आप मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात तो मुझे लगता है कि सभी लोग जानते हैं कि मैं सोशल मीडिया के साथ में मेरी फ़ोटो भी वायरल हुई। मैं सिलेंडर लेके रात में दौड़ रहा था। मुझे 3 संस्थाओं ने कोरोना वॉरियर का अवार्ड दिया। मैं खुद माननीय अखिलेश यादव से बात करता रहा। माननीय अखिलेश यादव ने मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को फ़ोन लेके हालचाल भी पूछा। और कौन कहता है कि वो देश छोड़ के भागे? मुझे ये सबसे मज़ेदार बात बताई, जिस समय पूरे देश की सारी फ्लाइटें बंद थी, उस समय वो कौन सा चार्टर्ड प्लेन चल रहा था जो माननीय अखिलेश यादव को देश की सारी चीज़ों को छोड़ के बाहर ले गया था? तो इस तरीके के तथ्यहीन बयान देना मुझे लगता है अपने आप में बहुत परेशान है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बड़े पैमाने पे काम करने का काम किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कैंटीन 3 महीने लगातार चली है, जो ट्रॉमा सेंटर के सामने खाना देती रही है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमारी समाजवादी एम्बुलेंस के नाम पे हम लोगों ने गाड़ियाँ बनाई थी, जिसमें सैनिटाइज़र, फेस मास्क और कई दवाइयाँ हम लोगों ने भिजवाई। लेकिन परेशानी ये है कि मीडिया ने वो हिस्सा, हमारी नाराज़गी उसी समय से ही है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया ने उस हिस्से को ये नहीं दिखाया कि अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं। ये ज़रूर दिखा दिया कि अखिलेश यादव को जब कोरोना हो गया तो क्वारंटाइन में किसी से बात नहीं कर रहे थे। तो ये देखिए, यही मैं कहता हूँ कि एक पक्ष को जान के उसके ऊपर एक वो बना लेना जिसको आरोप ही कहते हैं, ये तथ्य नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ज़मीन पे है, और ज़मीन पे नहीं होती तो उसी कोरोना के ठीक 1 महीने बाद जिला पंचायत में सबसे बड़ी पार्टी पिछले 47 सालों में विपक्ष में रह के समाजवादी पार्टी नहीं बनती।